हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका पहला प्रश्न है, एक तत्व तीसरे आवर्त व पांचवें वर्ग में है, इसका परमाणु क्रमांक है। एक तत्व तीसरे आवर्त, टोटल आवर्त बेटा 7 होते हैं। एक टोटल आवर्त होते हैं बेटा 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो उसने कहा एक तत्व तीसरे आवर्त में, तो पहले आवर्त में बेटा हाइड्रोजन था और हीलियम था। दूसरा आवर्त स्टार्ट होता है आपका लिथियम से, ठीक है। और तीसरा आवर्त आपका स्टार्ट होता है बेटा सोडियम से। तो ये तो पहला आवर्त तीसरा आवर्त हो गया, पहला वर्ग और तीसरा आवर्त। अब सोडियम के बाद आएगा दूसरे वर्ग में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद तीसरे वर्ग में आएगा बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन चौथे वर्ग में। सिलिकॉन के बाद आएगा फास्फोरस पांचवें वर्ग में। तो ये तीसरा आवर्त और ये पांचवा वर्ग। कौन सा एलिमेंट आया आपका बेटा? फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बेटा होता है 15। तो देखिए ऑप्शन में 15 है या नहीं है। आपका राइट आंसर होगा बेटा 15। अगला प्रश्न है, मूलानुपाती सूत्र C2H5 को यौगिक का वाष्प घनत्व 45 है, तो यौगिक का अणु सूत्र होगा। अणु सूत्र बेटा पूछ रहा है। मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। यही है ना आपका वाष्प घनत्व 45, और इसका सूत्र बाहर निकलेगा वो भी 45। तो 45 दूना 90। तो n बराबर जब निकालोगे तो यौगिक का अणु भार यानी 90 बटे सूत्र भार जब लगाओगे तो 45 दूना 90 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे फार्मूले में। तो आपका आएगा C4H10O2। आपका राइट आंसर होगा बेटा C4H10O2। अगला प्रश्न है, MnO2 गिव्स Mn3+ में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर MnO2 में Mn इस समय बेटा +4 में, +4 से कन्वर्ट हुआ है +3 में। तो आपका राइट आंसर होगा +4 से +3। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया A+B रिवर्सिबल C+D के लिए Kc बराबर 9 है। यदि A और B समान मात्रा में लिए जाएं तो C की साम्य अवस्था पर मात्रा क्या होगी? एक मान लीजिए A दिया है A+B, A+B रिवर्सिबल बेटा C+D। तो A और B की समान मात्रा, मान लीजिए A और B की मात्रा हमने 1 लिया, प्रारंभिक सांद्रता दोनों की 1 है। अभी हमने टाइम दिया नहीं तो उत्पाद हमारा 0 है। जब हम टाइम देंगे तो कुछ समय पश्चात सांद्रता में क्या होगा? परिवर्तन। माना T समय पश्चात सांद्रता में परिवर्तन x का हुआ, तो ये हो जाएगा 1 - x, और ये भी हो जाएगा 1 - x। C में हो जाएगा x। तो ये सांद्रता में परिवर्तन। अगर हम A की सांद्रता की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ A, तो कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर हो जाएगा A की सांद्रता बराबर 1 - x बटे आयतन लीटर में। तो आयतन एकांक रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर हो जाएगा 1 - x अपान 1। कंसंट्रेशन ऑफ C बराबर हो जाएगा x अपान 1। कंसंट्रेशन D बराबर हो जाएगा बेटा x अपान 1। ये हो गई सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर 1 - x कंसंट्रेशन B।
तो अब हम लगाएंगे फार्मूला Kc बराबर साम्य स्थिरांक Kc बराबर हो जाएगा उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान यानी कंसंट्रेशन C का और कंसंट्रेशन D का। तो x दोनों की सांद्रताएं दिया है x, चाहो तो एक बार लिख सकते हो Kc बराबर बेटा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बटे कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो Kc बराबर बेटा हो जाएगा कंसंट्रेशन, इन दोनों की वैल्यू x है, x गुणा x ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स गुणा 1 माइनस एक्स। तो हो जाएगा Kc बराबर, Kc की वैल्यू दिया है 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 3 बटा एक्स बटे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो हो जाएगा 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर एक्स, गुणा करो 3 का 3 माइनस 3x बराबर x। अब 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर 3। तो बेटा x बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 4, भाग देंगे तो कितना जाएगा, दशमलव खिलाएंगे हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20.75। तो बेटा किसकी पूछा है, C की। तो C और D दोनों का x था तो x की वैल्यू आई से 0.75, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 0.75। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्लोरीन की। अगर पूछा होता कि विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसकी होती है तो विद्युत ऋणात्मकता बेटा फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्लोरीन की। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से गहन गुणों को छांटिए। गहन गुण वो होते हैं बेटा जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। ध्यान से सुनिए, गहन गुण उन्हें कहते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। तो बेटा एंथैल्पी जो होता है ऊष्मा, ये भी पदार्थ की एंथैल्पी, और आपका ये आयतन, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो जिस ऑप्शन में आयतन और एंथैल्पी हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरे में भी आयतन है नहीं हो सकता, तीसरे में भी आयतन है नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है आपका ताप तथा अपवर्तनांक। तो बेटा प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है, जल का अपवर्तनांक अलग होगा, ठीक है, शहद का अपवर्तनांक अलग होगा, यानी प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम गहन गुण को कहते हैं। तो गहन गुण इसमें है आपका ताप तथा अपवर्तनांक, आपका राइट आंसर होगा ताप तथा अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है C4H10O सूत्र वाले यौगिक के संभव समावयवियों की संख्या है। तो बेटा संभव समावयवियों की संख्या है 7। कितना होगा, 7। कभी कभी इनके स्ट्रक्चर भी पूछता है। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन देता है। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करके एल्केन देता है बेटा, वो है आपका जल। देख लीजिए रिएक्शन, जल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है बेटा RMgX। क्या होता है RMgX। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3CH2, छोटा छोटा लिखिए, जैसे हमने लिया CH3
CH2 आगे लिया MgBr। इसकी रिएक्शन जब हम HOH अर्थात जल से करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। पहले बंध RMg का टूटता है, यहाँ से टूटेगा और ये HOH। तो इस यहाँ पर आपका बनेगा MgOH × X यानी Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बन गया एल्केन यानी बन गया एथेन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है जल से क्रिया करके एल्केन देता है। बेटा किससे क्रिया करके एल्केन देता है? तो जल से क्रिया करके एल्केन देता है। अगला प्रश्न है नाभिक स्नेही होते हैं। तो नाभिक स्नेही जो होते हैं बेटा वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? तो लुईस क्षार आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से कर दीजिए। 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे ये बेटा ग्रुप लग गया आपका एथिल, और 3 नंबर पे लगा है मेथिल। तो हो जाएगा 2 एथिल 3 मिथिल ब्यूट, टोटल 4 कार्बन ब्यूट और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 2 एथिल 3 मिथिल ब्यूट 1 इन। अगला प्रश्न है बेटा कार्बन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन आबंध के विषमांगी विदलन पर प्राप्त होंगे। विषमांगी विदलन पर सदैव एक धनायन तथा एक ऋण आयन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एक मिश्रण में उपस्थित कपूर तथा बेंजोइक अम्ल को आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो रासायनिक विधि द्वारा बेटा आसानी से पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बेंजीन को प्राप्त किया जा सकता है। तो बेंजीन को प्राप्त किया जा सकता है बेटा सोडियम बेंजोएट से, क्योंकि सोडियम बेंजोएट का फार्मूला होता है आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के टॉप पे लगा दीजिए COONA, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। आपको इसे सोडा लाइम यानी NaOH और तीर के ऊपर लगाइए चूना। सोडा लाइम से जब रिएक्ट कराएंगे तो बेटा यहाँ से बाहर होगा Na2CO3। गौर से देखिए यहाँ से कौन सा कंपाउंड बाहर होगा? Na2CO3। Na2CO3 यहाँ से जाएगा इस जगह से Na2CO3। तो आपका साइड प्रोडक्ट बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और ये हाइड्रोजन आकर के बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा तो बेंजीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बेंजीन। फिर से सुनिए, जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से अपकृत कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है और साइड प्रोडक्ट आपका निकलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो बेंजीन को प्राप्त किया जा सकता है किसके? सोडियम बेंजोएट से। अगला प्रश्न है 1 AMU का मान है। AMU को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU बराबर होता है बेटा 931 MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके बराबर होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका राइट आंसर होगा D। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कक्षकों का अभिविन्यास। आपका राइट आंसर होगा कक्षकों का अभिविन्यास। अगला प्रश्न है बेटा बोरान कामा एल्यूमिनियम कामा मैग्नीशियम कामा पोटेशियम तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम क्या है? तो बेटा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक अभिलक्षण घटता है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो बाएं से दाएं जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका आएगा बेटा बाएं तरफ आपका आएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आपका है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद बोरान। तो ये क्रम किस में है? पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद बोरान। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा B। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके जलीय विलयन द्वारा नीला लिटमस लाल हो जाता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें दुर्बल अम्ल
की मदद से कौन बना है? अम्ल से एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा CH3COONA। अगला प्रश्न है अवक्रिया H2S प्लस H2O2 गिव्स S प्लस H2H2O से प्रकट होता है। यहाँ पर H2O2 ने ऑक्सीजन का त्याग किया तो इसका हो गया अपचयन, और H2S ने क्या किया? सल्फर ने हाइड्रोजन का त्याग किया तो इसका हुआ ऑक्सीकरण। H2O2 यहाँ पर क्या है बेटा? ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। कैसा गुण प्रदर्शित कर रहा है? तो H2O2 ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है 1 ग्राम तुल्यांक NH4OH का 1 ग्राम तुल्यांक HCl के साथ उदासीनीकरण करने पर हाइड्रोजन का मान डेल्टा H का मान इतना है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा। ये सवाल बेटा, इसका राइट आंसर होगा 5.6 किलो जूल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिरोधी विलयन है? तो बेटा समझ लीजिए, जो प्रतिरोधी विलयन होता है इसी को कहते हैं बफर विलयन। बफर विलयन का ही दूसरा नाम है प्रतिरोधी विलयन। तो प्रतिरोधी विलयन बेटा उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी विलयन होता है बेटा, तो उसका जो pH होता है वो फिक्स होता है। अगर उसमें हम अम्ल मिलाएंगे तो उसका pH मान घट जाता है, और क्षार मिलाएंगे तो उसका pH मान बढ़ जाता है। लेकिन कहते हैं प्रतिरोधी विलयन उसे कहा जाता है जिसमें अम्ल और क्षार की अल्प मात्रा मिला देने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन। तो प्रतिरोधी विलयन की पहचान ये है कि दुर्बल अम्ल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल अम्ल से बनने वाले लवण से होनी चाहिए। दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल अम्ल से बनने वाले लवण, जैसे इसमें देखिए HCOOH फार्मिक अम्ल दिया है ऑप्शन में, HCOOH ये सभी जानते हो कि ये एक दुर्बल अम्ल है। तो इसी दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण इसमें आना चाहिए रिएक्शन में। तो दुर्बल अम्ल के स्थान पे हम यही ले लेंगे फार्मिक अम्ल। ठीक है। अब दुर्बल अम्ल से बनने वाला क्या होना चाहिए? लवण। तो इसकी क्रिया हम बेटा किससे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने किया NaOH से, NaOH, तो यहाँ से H और OH बना दिए जल, ये बन गया HCOONA। तो दुर्बल अम्ल लेना है, और इसी दुर्बल अम्ल की क्रिया किससे होनी चाहिए? प्रबल क्षार से होनी चाहिए। तो प्रबल क्षार से बनने वाला लवण, दुर्बल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से बनने वाले लवण की क्रिया। तो यहाँ पर अब देखो फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल की क्रिया जब प्रबल क्षार से हुई होगी तभी तो HCOON है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण, तो आपका राइट आंसर होगा HCOOH प्लस HCOONA। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।